हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर 7 ला रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। तो आज हम बात करते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये भी बोर्ड्स के लेवल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस कैसे होती हैं, फैराडे ने कैसे इसके नियम की व्याख्या किया, जो एक इमेजिनरी लाइंस के रूप में कही जाती हैं। तो सारी चीज़ें इमेजिनरी पर ही टिकी हुई हैं। कोई भी काल्पनिक हम इमेजिनरी कर लेते हैं कि लाइनें से जा रही हैं, तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें से गुजरती रहती हैं। हमेशा प्लस क्यू है तो क्या करते हैं हम उसके लिए टूवर्ड्स फ्रॉम अवे प्लस क्यू चार्जेस एंड माइनस क्यू चार्जेस लेते हैं, तो टूवर्ड्स इनवर्ट से फ्रॉम माइनस क्यू चार्जेस। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम भी कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? चलिए, इससे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। प्लस क्यू चार्ज ले लिया जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पर हमने निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल होता था 1 बाई आर स्क्वायर के, टी प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर के होता था। तो हम बात करते थे अगर ये क्या प्लस क्यू चार्जेस हैं, तो प्लस क्यू है तो टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस, माइनस क्यू चार्ज है अवे फ्रॉम माइनस क्यू चार्जेस। ये बातें हुई थी। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है कि आर डिस्टेंस पर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के क्यू बाई आर स्क्वायर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, प्रोपोर्शनल होता था 1 बाई आर स्क्वायर के। प्लस क्यू चार्ज लेते थे तो टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस, टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस माइनस क्यू चार्जेस, तो इनवर्स फ्रॉम माइनस क्यू चार्जेस। तो हम बात करते हैं, तो फैराडे ने इसके बारे में बताया कि इन्होंने एक पिक्चोरियल रूप में एक ग्राफ लिया, पिक्चोरियल, जो एक इमेजिनरी ग्राफ था इनका। इन्होंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया। प्लस क्यू चार्ज को इन्होंने देखा कि जब रेखाएं, इन्होंने ऐसे फिगर बनाया, ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ऐसे कुछ फिगर बनाया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही थी, ऐसे 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 कुछ क्या थी, प्लस क्यू चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो निकल रही थी, ऐसे निकल रही थी। इन्होंने बताया कि जो ये चार्जेस हैं, जो ये एरोज बन रहे हैं, तो ये जो एरोज हैं, ये क्या बताता है आपके डायरेक्शन। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि प्लस क्यू चार्जेस जो हैं, जो इन्होंने फैराडे ने बताया, जो इन्होंने पिक्चोरियल रूप में एक इमेजिनरी रूप में एक फिगर लिया, उस फिगर में इन्होंने देखा कि जो ये ऐसे लाइनें डायरेक्शन के रूप में निकल रही हैं, एरो के रूप में निकल रही हैं, तो ये क्या बताती हैं। ये दिख रहा था हमें कि जो ये एरो है, ये क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था। डायरेक्शन क्या बताता है, टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू, टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू, यही तो है ना, टूवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू। तो ये जो एरो है, ये क्या बता रहा है आपका, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसका बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या बता रहा है डायरेक्शन, एरो जो बता रहा है, किसका डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता हो गया, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा।
जानते ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियों में। तो ये क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होगा तो मैग्नीट्यूड भी तो होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा कि ये जो लेंथ है एरो की, तो ये जो लेंथ कैसे हो रही है कि जैसे 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 लेंथ आगे बढ़ रही है एरो की, वैसे वैसे क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो क्या बता रहा है इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है एरो, और इसका लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एरो बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिए इतना। ये तो फैराडे का पिक्चोरियल इमेजिनरी किया था। इमेजिन पूरी फिजिक्स क्या है, इमेजिन पर ही है ना, इसमें कोई भी फार्मूला वगैरह बेस नहीं है, ये केवल इमेजिनरी पर है। केवल ये क्या है, काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं हम कि ऐसे ये फिगर बनाता होगा, ऐसे ही क्या ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती होंगी, और ऐसे इन्होंने मान लिया कि इन्होंने बताया कुछ लॉजिक दिया कि प्लस क्यू चार्ज है तो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस दूर जा रहा है, प्लस क्यू से डायरेक्शन दूर जा रहा है ना, ये डायरेक्शन एरो, और माइनस क्यू लेंगे तो यहाँ पर अगर यहाँ माइनस क्यू ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे चार्जेस ऐसे 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 मिलेंगे, छोटे छोटे एरो ऐसे मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलते जाएंगे, ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इधर भी होगा आपका। तो ये जो बता रहा है, इन्होंने बताया कि जो ये एरो के रूप में दिख रहे हैं लाइनें, ये क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन कैसे दिखेंगे हम, प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू होगा तो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू होगा तो आउट इनवर्स फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की तरफ। तो ये चीजें बताया। तो जब इसको मॉडिफाइड किया गया, इस फिगर को, जब इस फिगर को मॉडिफाइड थोड़ा सा किया गया, तब उसमें क्या आया बातें कि तब उसके लिए रेखाओं में डिफाइन करना ये चीजें मुश्किल हो गई कि हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करें। तो उसका कुछ लॉजिक हुआ, कुछ भी लॉजिक हो ना उसका भी इमेजिन किया गया कि जैसे हम अगर फिगर ले लेते हैं कि माना एक चार्ज है प्लस क्यू, बहुत बड़ा सा ले लिए ना, प्लस क्यू चार्ज है। अब ये रेखाएं फील्ड ऐसी हो गई, ओ अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ऐसे कुछ ऐसे जा रही है ना ये, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस, ऐसे कुछ। अब ये तो चीजें एक चीज से मिलती हैं कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो क्या बताएगा, एरो तो बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसे ही है। तो ये क्या होगा कि अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या बता रहा है, ये तो क्लियर है, डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फिगर इन्होंने ऐसे ले लिया कि सभी को मिला दिया, सभी एरोज को मिलाकर एक सीधी लाइन कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों में इसे ले दिया। तो जब ये बताता है आपका ये लाइनें कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो प्रदर्शित कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस, मतलब प्लस क्यू आवेश से दूर जा रहा है डायरेक्शन। कि अगर हम चूहा जैसा चार्ज लेते हैं, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज से कहते हैं, टेस्ट चार्ज क्या बताएगा कि क्या करेगा, यहाँ से प्लस प्लस रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो डायरेक्शन कैसे बताएगा, रिपेल की तरफ। अगर माइनस लेते हैं, यहाँ पे क्यू वाला चार्ज हमेशा ऑलवेज क्या था, प्लस क्यू चार्ज क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव था, क्यू चार्ज ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, इनवर्स फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज। तो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा। जब डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा इसका जब मैग्नीट्यूड हम ज्ञान करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें ज्ञान करना पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों इसको ज्ञान करना, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालना हमें जरूरी है। जब मैग्नीट्यूड हम परिमाण निकालेंगे तो परिमाण क्या बताएगा, परिमाण ये बताएगा कि इसका डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या है, इन रेखाओं का घनत्व पर निर्भर करेगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण उस लाइन के
घनत्व पर निर्भर करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लाइन, डेंसिटी ऑफ लाइंस ये बताता है। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस से हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब इसको हम कैसे कर लेते हैं, हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पर Q0, तो यहाँ से चार्ज ले लिया Q0, क्या किया कि अगर देखा हमने कि इसका डेंसिटी क्या है, पास वाले के लिए यहाँ पर देखते हैं कि डेंसिटी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो क्या बनाता है, एक लूप बनाता है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाता है, इसके डेंसिटी का मान कम हो जाता है। जब डेंसिटी का मान कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हम इससे गणना कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकाल सकते हैं, जब इन रेखाओं को हम एक में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। जब मिला दिया गया तो क्या बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके डेंसिटी ऑफ लाइन पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्यों आई मैग्नीट्यूड की बात और डायरेक्शन की बात, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तभी डिफाइन हम कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही हैं, जिनको मिलाया जाता है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निर्भर करता है और कैसे उसकी डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन के लिए हमने प्लस और माइनस क्यू से लेंगे, प्लस क्यू लेंगे तो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, माइनस लेंगे तो इनवर्स फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसके डेंसिटी पर निर्भर करेगा। जैसे पास के लेंगे तो पास की डेंसिटी क्या होती है, उसकी अधिक, इसीलिए क्या होता है, एक लूप बनाता है। जैसे जिसका क्षेत्र क्या होता है, इसका डेंसिटी अधिक होती जाएगी, जैसे दूर जाता जाएगा डेंसिटी कम होती जाएंगी। जब डेंसिटी कम होती जाएंगी तो उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता जाएगा। तो इस बात पर निर्भर करता है। चलिए इसका डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन होती हैं। लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, यह एक क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जो क्या करता है, कहां पर रहता है, इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस टाइम। कहां पर होगा ये, एक खुले हुए भाग में, क्षेत्र में, रीजन ऑफ अ फ्री स्पेस टाइम। तो ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस टाइम। और भी लिख सकते हैं हम, along the which a free position positive charge would more it allowed to do so। लिख सकते हैं along which क्या बता रहा है ये, रीजन ऑफ फ्री स्पेस टाइम, along which बात कर लेते हैं हम, a free पॉजिटिव चार्ज would allow to do so। ये बताता। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन रीजन ऑफ फ्री स्पेस टाइम along which a free positive charge would allow to do so। जैसे हमने यहाँ पर एक Q0 एक टेस्ट चार्ज ले लिया। जब ये टेस्ट चार्ज लिया, ऑलवेज ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा कहाँ पर ये, रीजन ऑफ फ्री स्पेस। फ्री पॉजिटिव चार्ज कैसा चार्ज है, मुक्त धनात्मक आवेश है, फ्री पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, वुड अलाउ टू डू सो। क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है इमेजिनरी लाइन के लिए इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर, डायरेक्शन को कैसे कर रहा है, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस की ओर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिंदु क्या है, कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे शायद, मिटा दें। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब इसके कुछ पॉइंट के। जैसे पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, ये ऑरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज और ये टर्मिनेट होती हैं निगेटिव चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा क्या होती हैं,
पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से, और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, ये समाप्त होती हैं। तो लिख सकते हैं कि दे ऑर्गेनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा कहाँ शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्जेस से स्टार्ट होती हैं और आती कहाँ तक हैं, ये समाप्त कहाँ होती हैं, निगेटिव चार्जेस पर, ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इसका दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी भी क्या होती हैं, ये एक क्लोज लूप के रूप में नहीं बनती हैं, ये हमेशा क्या होती है, स्पेस में फैली रहती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, वो लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, वो कभी भी लूप का निर्माण नहीं करती हैं। कि ये लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फ्रॉम क्लोज्ड लूप। तो हम पॉइंट लिख दें, वैसे भी आप लोग कहते हैं ना सर लिख दो, कैसे लिखे ना, चलिए पहला लिखते हैं, दे ऑर्गेनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होती हैं, ये धनात्मक आवेश से क्या होती हैं, निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, ये समाप्त होती हैं। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा धनात्मक आवेश से प्लस क्यू चार्ज से दूर जाती हुई निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और माइनस क्यू चार्जेस की ओर क्या होती हैं, समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। इसे आपने पढ़ा होगा ना, क्लास 6, 7, 8 में याद पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, हमेशा यहाँ से निकलती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की लौट आती हैं। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या से बनाता है, ये लूप के रूप में बनाता है, ऐसे निकलती रहती हैं, ऐसे फिर क्या होती है, नॉर्थ के रूप में वापस लौटती रहती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, कभी भी लूप का निर्माण नहीं करती हैं। तो दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप, नोट करते हुए चलिए। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, ये कभी भी स्पेस में समाप्त नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं दे डू नॉट टर्मिनेट फ्रॉम फ्री स्पेस या इन स्पेस। तो लिख सकते हैं दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये कभी भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी भी स्पेस में कभी भी क्या होती हैं, ये समाप्त नहीं होती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत। अगर एक बार ये प्लस क्यू चार्जेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं, अगर इनका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। बस क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता जाता है, घनत्व तो कम होता जाएगा, क्योंकि क्या करता है, ये डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या होती हैं, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। चलिए नोट करते हुए चलिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फिगर बना लीजिए। और चीजें क्या है इसका, कि ये क्या करती हैं, जो इसका नंबर ऑफ फील्ड होता है, जो लाइनों का नंबर ऑफ फील्ड होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। लेकिन इनका डेंसिटी क्या होता है फील्डों का, वो क्या रहता है, वो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। कि इनके फील्ड में जो भी नंबर्स ऑफ फील्ड होते हैं, क्षेत्रों में जो भी संख्याएं जितने भी क्षेत्र उत्पन्न करती जाती हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करती हैं लाइनें, रेखाएं, वो क्या होती हैं, ये इनका डेंसिटी क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, वो सभी के लिए बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जनरेट नंबर ऑफ फील्ड इज सब्जेक्टिव बट कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट नंबर ऑफ फील्ड इज सब्जेक्टिव, लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड इज ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो क्षेत्र रेखाओं को जो संख्याओं को जनरेट करती हैं, उत्पन्न करती हैं, वो क्या होती हैं? अलग अलग हो सकती हैं। मान लिया जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इनका कोई नाम दे दिया जाए। माना दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है, एक सोहन है। मान लेते हैं मोहन क्या है, थोड़ा सा कामचोर है, क्या करता है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, चलिए केवल हम 2 ही लाइनें उत्पन्न करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने कुछ कम काम किया, इन्होंने केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को जनरेट किया। लेकिन सोहन क्या है, थोड़ा लेबोरियस पर्सन है, इन्होंने कहा कि नहीं हम 2 नहीं, हम 4 करेंगे। 4 गुना इनसे आप 2 गुना ज़्यादा काम करेंगे। तो ये क्या करती हैं कि लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट नंबर ऑफ फील्ड इज सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ फील्ड्स क्या अलग अलग है, इन्होंने 2 किया, इन्होंने 4 किया। लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी क्या होगी इसकी, जैसे जैसे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। उसी प्रकार सोहन का भी क्या होगा, जो इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी वो क्या होती है, जैसे जैसे इनके डेंसिटी को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों में समानताएं क्या आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों में जो नंबर ऑफ फील्ड होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी जो होगी फील्ड की वो क्या रहेगी, सभी में बराबर होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का एक इमेजिनरी जो हमने किया, कल्पना किया, ये चीजें मिलती हैं। तो ये नोट कर लीजिए 4 पॉइंट। चौथा पॉइंट चलिए नोट करते हुए चलिए, फिर अगला का पॉइंट करते हैं। 5 नंबर नोट कर लीजिए, साइड हो जाए। हाँ समझ रहे हैं, साइड हो जाए ना। चलिए तो इस पर हम बात करते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ फील्ड जो होंगी वो क्या होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड का जो उससे आवेश होंगे उसका प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी नंबर ऑफ फील्ड के चार्जेस, किसी आवेश में जो नंबर ऑफ फील्ड्स निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं नंबर 5 कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस proportional to magnitude of charges। ये चीजें मिलती हैं कि जैसे जैसे हम आवेश के मैग्नीट्यूड का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड की लाइनें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। कि कह सकते हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या बात कर रहा है ये कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू अ चार्ज कर सकते हैं, किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्याएं जो होंगी वो किस पर निर्भर करती हैं, आवेश के परिमाण पर। जैसे हम आवेश के परिमाण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी ने मोहन और सोहन का लिया। अब इन्होंने कहा नहीं, हमने प्लस क्यू, मोहन ने क्या किया प्लस क्यू, पहले इनका क्षमता थी क्या कि हम 2 ही लाइनें क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब इनको आवेश का मान क्या किया जाए, बढ़ा दिया। नहीं चलो अब आपको हम +2 क्यू चार्ज दे देते हैं आपको। अब इनको +2 क्यू चार्ज दे दिया गया। अब तो है तो काम चोरी है मोहन, लेकिन अब इनको क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गया ना कि +Q चार्जेस +2 क्यू चार्जेस। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के स्थान पर इनको कितना करना पड़ेगा, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस +2Q बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जो आपकी डिफिनेशन कहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर +2Q चार्ज हमने इसको बढ़ा दिया, +Q चार्ज से इनको +2Q चार्ज दे दिया, थोड़ा सा वर्डन ज्यादा दे दिया। अब मोहन को करना तो पड़ेगा ही, चलो नहीं अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, पहले 2 लाइन कब किया था क्रिएट, जब +Q चार्ज दिया गया। अब जब +2Q चार्ज दे दिया गया तो इनको कितना लाइन क्रिएट करना पड़ा, 4 लाइनों को।
मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश के परिमाण को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उनके नंबर ऑफ फील्ड की लाइनों की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, प्रोपोर्शनल होती जाएंगी। प्लस क्यू चार्ज है तो 2 लाइनें क्रिएट कर रहे थे, प्लस 2 क्यू चार्ज है तो 4 लाइनों को क्या करेंगे, ये 4 रेखाओं को क्रिएट करेंगे। लेकिन अब यही चार्जेस अगर सोहन को दे दिया जाए, इन्होंने पहले क्या किया, प्लस क्यू चार्ज पर 4 लाइनों को क्रिएट किया, तो प्लस 2 क्यू पर कितना करेंगे, ये 2 गुना कर देंगे, 4 दूना 8 लाइनों को क्रिएट करेंगे। चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं इमेजिनरी लाइन पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि अगर 2 चार्जेस Q1 और Q2 हैं तो उनका अनुपात कितना होगा। अगर यदि 2 चार्जेस, माना एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, वही मोहन और सोहन वाली बात है ना, ये एक Q1 और Q2, पूछा गया कि इनका Q1 बाई Q2 कितना होगा, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ना तो फॉर्मूला है ना तो कुछ है इसमें, सीधा आपके इमेजिन करना है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि Q1 ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट की, प्लस प्लस चार्जेस हैं दोनों, ये ऐसे कुछ किया, यहां पर आया तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा, रिपेल करेगा। और फिर इन्होंने क्या किया, एक और चार्जेस को क्रिएट किया, ऐसे इधर से भी क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया ऐसे। अब कहा जाए कि Q1, इन्होंने, इनके पास कितनी क्षमता थी, इनके पास 4 लाइनों को क्रिएट करने की क्षमता थी, तो Q2 के पास कितनी होगी 4। ये लाइनें कैसे आएंगी, ऐसे कुछ आएंगी, इनके पास कुछ और क्षमता बढ़ जाएगी। कह सकते हैं हम कि एक मोहन और एक सोहन, Q1 कितना है, इनका प्लस Q1 है, इनका प्लस Q2, ये 4 लाइनों क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, 8 लाइनों क्रिएट करेगा। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, Q2 का मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। तो Q1 का 4, Q2 का 8, तो मॉड ऑफ Q1 कितना हो जाएगा 4, मॉड ऑफ Q2 कितना हो जाएगा 8। तो Q1 बाई Q2 कितना आ जाएगा आपका 4/8, 4 2 जा 8, 1/2। तो Q1 और Q2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 के रेशियो में। ऐसे और ले सकते हैं हम, मानते हैं Q1 के पास चार्जेस क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को क्रिएट करने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर इनके पास क्षमता है छह लाइनों की, और Q2 के पास केवल कितनी आ रही हैं 4 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, इनके पास कितनी है 1 2 3 4। Q1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये माइनस Q2 ले लेते हैं, तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ये Q1 को Q2, तो क्या हो जाएगा ये +6। Q1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो मॉड ऑफ Q1 6, मॉड ऑफ Q2 4। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका Q1 का 6 और इसका Q2 का मैग्नीट्यूड 4। तो Q1 बाई Q2 कितना होगा 6/4। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, Q1 बाई Q2 आ जाएगा आपका 3/2। लेकिन इसका आवेश का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो कितना लग जाएगा ये -3/2। तो इसका आंसर ये आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई 2 आवेश दे दिए जाएंगे और आवेश के कहा जाएगा कि पहला आवेश कितने लाइनों को क्रिएट कर रहा है और दूसरा आवेश कितने लाइनों को क्रिएट कर रहा है। तो दोनों आवेश हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसको हम रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसको हम देखते हैं कि उसका आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर यह धनात्मक है तो पॉजिटिव में रहेगा, ऋणात्मक है तो माइनस में आएगा। तो ये बताता है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट हम बात करते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें और क्या कहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा क्या होती हैं, सिमेट्रिक रूप में होती हैं। ये हमेशा द फील्ड लाइंस कहा जाए आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। ये हमेशा कैसी होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आर सिमेट्रिक लाइंस, सममित होती हैं, जो क्या बताती हैं, 2 चार्जों को ज्वाइन करने के बारे में डिफाइन करती हैं।
जैसे हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining two charges. The line joining two charges. अगर ये दो चार्जेस में फील्ड लाइनें क्या हैं, जोड़ी जाए, तो हमेशा कैसे बनाएंगे वो फिगर? सिमेट्रिक बनाएंगे। जैसे एक Q1 एक Q2, अगर ये ऐसे कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, Q1 से Q2 की ओर जा रहा है, ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, तो Q2 क्या करेगा? प्लस Q1 को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस। तो सिमेट्रिक के रूप में क्या कर सकते हैं हम? जैसे ये फिगर ऊपर बना है ऐसे भी नीचे भी होगा, तो ऐसे कुछ होगा ये, तो ये क्या करेगा? टू चार्जेस क्या कर रहा है? ये लाइन जॉइनिंग एक ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, जो क्या बता रहा है कि ये फील्ड रेखाएं कैसी हैं? सिमेट्रिक हैं। अब इसमें कहा जाए, क्वेश्चन जो बनता है इस पर कि Q1 का मान बड़ा है कि Q2 का मान बड़ा है, ऐसे आपको सिमेट्रिक रूप में उस क्वेश्चन दे दिया जाए कि दो आवेशों को सिमेट्रिक रूप में जोड़ दिया जाए। अब इसको फिगर तो हमने ऐसे बनाया है, एक Q1 और ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताता है कि Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, तो ये सिमेट्रिक है, सममित जिसे कहते हैं। तो Q1 और Q2 में बड़ा कौन है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन, पहला ऑप्शन देते हैं आप, बताइए, मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। सेकेंड, मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1। थर्ड, Q2 ग्रेटर देन Q1। फोर्थ, Q1 ग्रेटर देन Q2। 4 ऑप्शन। तो अब इसमें आपको बताना है कि Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके बीच का एंगल क्या बनाएगा? ये अल्फा। इसका एंगल कितना होगा? बीटा। रिलेटिव फील्ड लाइनें के लिए होंगी, रिलेटिव फील्ड लाइनें यहाँ से क्या होगा? इसका एंगल अल्फा लेते हैं, इसका एंगल बीटा। तो अल्फा क्या होगा? जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, अगर इनके प्लस Q1 के पास हम लेते हैं एक प्लस Q2 है, इसके पास क्षमता है 4 लाइनों को जनरेट करने की, इसके पास कई, या कह सकते हैं 3 ही कर सकते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 लाइनों को क्या कर सकता है? ये जनरेट कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी है। इसके पास 6, कितनी जनरेट करेगा? ये 6 कर सकता है। तो वही चीज है ना ये। तो यहां पर देखते हैं इसके अल्फा का मान कितना होगा। हम जानते हैं पूरे कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। ये 100 कितना होगा? 360 होता है किसी वृत्त का। तो 120, 120, 120, और ये कितना होगा? 12 3 36, 360 अंश। इसकी कितनी क्षमता है? 6 का रहा है, 6 6 36, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, और यहाँ भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, 60 अंश। तो ये अल्फा ग्रेटर देन, इसकी अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो जो आपका 120 अंश से 60 अंश से क्या होगा? बड़ा होगा। बस इसमें निर्भर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? इसका बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी? डेंसिटी जैसे हम क्या करते हैं? कम करते जाते हैं, वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता जाता है, जो प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि अगर इसका अल्फा का मान बड़ा है, 120 अंश का मान किससे बड़ा है? 60 अंश से, तो अल्फा का मान भी कितना होगा? बड़ा होगा बीटा से। तो Q1 बड़ा होगा Q2 से। तो Q1 हम कह सकते हैं किसका? मैग्नीट्यूड का, मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस पर यह बात निर्भर करता है कि द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों में दो आवेशों को हम उनकी रेखाओं को जोड़ते हैं तो कैसे बताता है? सिमेट्रिक के बारे में बताता है। जो कैसे क्वेश्चन बनता है? ऐसे कुछ बनता है, ये चीज़ बताता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर नोट कर लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो आप लोग छापने में बहुत तेज है ना, छाप लिया करो, लेकिन समझते हुए चला करो ना। छाप तो रहे हो,
चलो आगे करते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 की बात क्या करता है कि जो इसका डेंसिटी होगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, जो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। कहा जाए तो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्या कह सकते हैं? द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ गिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। तो लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ field lines the density of field lines give off magnitude of lines, give off magnitude of line। ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बताता है। मतलब कि किसी भी घनत्व का, उसके क्षेत्र रेखाओं के घनत्व क्या होता था, क्या देता है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के बारे में देता है। कि जैसे हम एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये क्या है सी है, ऐसे कुछ अगर फील्ड रेखाएं ऐसे जा रहे हैं, जब ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए बी सी का, वो क्या होगा? ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी होगा। अर्थात सॉरी, ई ए बराबर ई सी। कह सकते हैं कि ई ए जो होगा बड़ा होगा ई बी से, ई ए बड़ा होगा ई बी से, ई सी बड़ा होगा ई बी से, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब कि जैसे जैसे हम क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ए का ई ए क्या हो जाएगा? ई बी से बड़ा होगा। ई सी भी क्या होगा यहाँ पर? फिर क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ भी ई सी क्या होगा? ई बी से बड़ा होगा। ई बी के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? इसका छोटा होगा, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ई सी हो जाएगा। ये होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नोट करते हुए चलिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। कहा जाए कि जो फील्ड लाइनें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस ऑफ चार्जेस के। किसके? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज। लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 क्या बात करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 8 लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज। ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? आवेश के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा आवेश के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे आवेश Q है, इनकी फील्ड लाइनें ये क्या हो? यहाँ से निकलेंगी ऐसे, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे जैसे हमने देखा था अभी फिगर। तो ये हमेशा क्या है? 90 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो ये 90 डिग्री, इसको देखेंगे तो 90 डिग्री, ये भी देखेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और ये सब क्या बनाएंगे? किसी भी पृष्ठ पर जब जाएगा तो क्या परपेंडिकुलर होगा, जो भी बनाएगा 90 डिग्री बनाते जाएंगे। हमेशा क्या होंगी? ये सरफेस ऑफ चार्जेस के लंबवत होती हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ चार्ज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
छाप लिए, मिटा दें, चल मिटा दे। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कहता है द टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि कोई भी अगर टेंजेंट हम ड्रा करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों पर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर हम कोई भी टेंजेंट अगर हम खींचते हैं तो क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो वो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम खींचते हैं टेंजेंट को, उस बिंदु पर वह विद्युत क्षेत्र का दिशा के बारे में बताता है, यानी हमें देता है, प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं द टेंजेंट ड्रा ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नोट कर लीजिए, लिख दे, हाँ सर लिख दीजिए, वैसे भी आदत है ना सब चीज छापने की, लिख देते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, द टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचते रहो, सर ने भी क्या बोला था ना, द टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स क्या देता है हमें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट दैट वे। चलिए क्या बताता है, द टेंजेंट ड्रॉ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। हम जब किसी भी बिंदु पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर हम जब कोई टेंजेंट खींचते हैं, ड्रा करते हैं, तो हमें वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के दिशा के बारे में प्रदान करता है, देता है, दिशा के बारे में मान को प्रदर्शित करता है, बताता है। कैसे, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई हुई है, ऐसे कुछ ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, तो यहां पर से हम खींचते हैं टेंजेंट, ये जो टेंजेंट ऐसे खींचते हैं तो क्या बताएगा, ये ई माना ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इस पर खींचते हैं तो ऐसे ई बी, इससे को खींचते हैं तो ई सी, ऐसे कुछ। तो क्या होता है, इस पॉइंट पर हमने खींचा तो ए का डायरेक्शन कैसे बताया, ई ए, जो क्या बता रहा है डायरेक्शन कैसे है इसका, ऐसे कुछ जा रहा है। बी पर हमने खींचा डायरेक्शन कैसे है, पैरेलल है। इसी पर खींचा तो इसके पैरेलल ऐसे है। तो ये क्या बता रहा है, द टेंजेंट, जो हमने टेंजेंट ड्रा किया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो हमें क्या देता है, उस बिंदु पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 9। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के। पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, काट नहीं सकती हैं। जो भी क्या होगा, ये अगर काटती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होंगी, वो नहीं होंगी। तो ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हमें बताता है, इसका जो रूल है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, मिटा दें, छाप लिए। चलो पॉइंट नंबर 10 कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, या कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन
कह सकते हैं नेवर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर। क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नंबर 10, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कभी भी परिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो ये बात कर रहा है। जैसे अगर एक ऐसे चली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ऐसे आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस बिंदु पर क्या हो सकती हैं? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? इसका रीजन भी तो होगा। इसका रीजन है कि किसी एक बिंदु पर जब कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो उनसे क्या होते हैं? दो टैंजेंट का निर्माण होता है। तो दो टैंजेंट क्या बताते हैं? दो डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि संभव नहीं है कि एक बिंदु से हम दो दिशाओं की गणना नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक ही बिंदु से दो डायरेक्शन के बारे में बताए तो क्या हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन लिख लीजिए, क्यों नहीं काट सकती है ना। रीजन क्या होगा? बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड hence two direction of electric field which is impossible। कहा जाए because if they do because if they do so then at the point of if they do so then at point of intersection there will be two tangent and there will be two tangent and hence two direction of electric field which is impossible। क्या बात करता है? इसका रीजन क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम कह सकते हैं इसका रीजन बिकॉज, क्योंकि इफ दे डू सो देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two tangent and hence two direction of electric field which is impossible। कि क्योंकि हम किसी भी एक बिंदु पर जब दो रेखाएं परिच्छेद करती हैं तो उनके दो टेंजेंट का निर्माण होगा। वहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे, एक ऐसे बनेगा टेंजेंट, ये डायरेक्शन तो ऐसे टेंजेंट, ये डायरेक्शन के लिए तो ऐसे टेंजेंट। जब टू टेंजेंट बनेंगे तो हैंस टू डायरेक्शन। क्या बता रहा है? टू डायरेक्शन के बारे में बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो कि क्या है? ये संभव नहीं है। किसी एक भी बिंदु से हम दो टेंजेंट खींच के उसके दो डायरेक्शन के बारे में बता नहीं सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हुई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो हमने पढ़ा, इसके बारे में जो हमने क्वेश्चन जो किया इस पर, जो एक इमेजिनरी रूप में था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।